बच्चों, आप लोग एसएसटी पढ़ रहे हो या नहीं? मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दी है। हिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया है और सिविक्स और इकोनॉमिक्स का भी एक एक चैप्टर हो गया है। अगर हो सका तो मैं ज्योग्राफी भी शुरू करूँगी जल्दी। और अब आज मैं सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था। हमने देखा क्या था कि दोनों देशों में किस प्रकार की डाइवर्सिटीज़ थी और डाइवर्सिटीज़ को वो दोनों देशों ने कैसे डील किया। हमने देखा कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का तरीका यूज़ किया। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में। जबकि श्रीलंका ने भी पावर शेयरिंग तो किया, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी उनके जो अधिकार थे उनका हनन किया। मतलब वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जबकि हमने बेल्जियम में देखा कि वो सबको सेटिस्फाई करने में सफल हो गए थे। तो अब हमने पहले चैप्टर में देख लिया कि पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए। अब आज हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग किया कैसे जाता है, लागू कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है किसी देश में। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म जो है वो पावर शेयरिंग का एक तरीका होता है। फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं संघीय व्यवस्था। जैसे कि हमने जो वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस किया था, वो ही फेडरलिज्म है। सो अगर हम फेडरलिज्म को डिफाइन करें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जो वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर लिखा है ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 192 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स। यानी 192 कंट्रीज़ में से केवल 25 देशों में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम है मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे काम करती है, डिवीज़न पे काम करती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, ऐसा है। सिर्फ 25 कंट्रीज़ हैं, लेकिन देयर सिटीजन्स मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ओके, मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर फेडरेशंस। अधिकतर जो बड़ी बड़ी देश हैं वो फेडरेशन हैं। अब तुम खुद सोचो कि बड़े देश ही क्यों फेडरेशन हैं। ओके, कैन यू नोटिस एक्सेप्शन? मतलब कि क्या तुम्हें यहाँ पे कोई देश दिख रहा है जो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है, या वो फेडरल नहीं है, या कोई छोटे से देश जो कि फेडरल है? यस, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, है ना। ये छोटी छोटी कंट्रीज़ है, फिर भी यहाँ पे फेडरलिज्म है। जबकि तुम चाइना को देखो, इंडिया के जस्ट ऊपर चाइना, बहुत बड़ा कंट्री है बट फेडरलिज्म नहीं है वहाँ पर। सो ये एक्सेप्शन है। ओके, नाउ अब देखो, अब हम देखते हैं कि जो फेडरल कंट्रीज़ हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट से या सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब क्या? मतलब एक ही पावर का सेंटर एक ही है। ठीक है, मतलब एकाधिकार होना। ठीक है, मतलब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नीचे के जो लेवल्स हैं उनको पूरी तरह कंट्रोल किए हुए, जो नीचे के लेवल्स हैं उनको कोई भी इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं मिले हुए हैं। अब मैं यहाँ पे रीड आउट कर रही हूँ फेडरेशन और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, फेडरेशन में क्या होता है, इट हैज़ 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट कंट्रोल्स द लोअर लेवल्स ऑल्सो। ओके, नाउ सेकेंड, center has powers of national interest and states have their own powers independent of the center. ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके पास और मोदी जी के साथ जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या पावर्स हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट की जो जितनी भी बातें हैं उसको देखेंगे। जैसे कि डिफेंस हो गया, या मतलब जैसे पाकिस्तान के साथ क्या करना है, ठीक है, आतंकवाद फैल रहा है तो उसके लिए क्या करना है,
तो ये सब नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। अभी कोरोना हो रहा है भाई, तो कोरोना के लिए जो है क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलके बातचीत करना है। फिर भाई हाँ ठीक है, आप ऐसा करना चाहते हो, आप ऐसा करना चाहते हो, मध्य प्रदेश ये करना चाहता है, महाराष्ट्र ये करना चाहता है, तमिलनाडु ये करना चाहता है, ओके, सेंटर जो है वो आपको पैसा देगा। तो जो नेशनल इंटरेस्ट की बातें होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। अभी हम आगे देखेंगे जब कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात आएगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। एंड जो स्टेट है उसके पास कई सारी ऐसी पावर्स होती हैं जिसके लिए उसको सेंटर से पूछना नहीं पड़ेगा। मतलब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, या अपने स्टेट में एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो वो प्रधानमंत्री से के अंडर नहीं है, वो प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है, ठीक है। उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी सेंटर की कि भैया हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम आगे देखेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट है वो बिना सेंटर से पूछे, बिना प्रधानमंत्री से पूछे, बिना संसद से पूछे, बिना किसी की परमिशन के कर सकता है, ठीक है। नाउ अब यूनिटरी में क्या होता है, सेंटर सुप्रीम होता है, ठीक है, सेंटर के पास सारी पावर्स होती हैं एंड लोअर लेवल्स दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट पावर्स ऑफ देयर ओन। तो जो लोअर लेवल की गवर्नमेंट्स हैं उनके पास खुद के कोई पावर्स नहीं होती हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होती है और सेंटर जो कहेगा वो उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, जबकि यूनिटरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। फेडरेशन में भी, हमारे देश में भी जो सेंटर है वो कुछ चीज़ों में अगर कुछ ऐसा केस आता है कि भाई स्टेट में बहुत ज़्यादा हिंसा फैल रही है या ये हो रहा है, तो कुछ चीज़ों में हो सकता है इंटरफेयर करे सेंटर, ठीक है। नाउ इसमें कुछ ओके, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अब ये यहाँ देखना बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कार्टून बनाया हुआ है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट लेडी, मुझे अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है घर में, है ना, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। तो ये क्या है, ये एक फेडरेशन है, करेक्ट है ना। और इंडिपेंडेंट लेडी कौन हो गई, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक है, और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है स्टेट इन फेडरेशन, ठीक है। जबकि तुम यूनिटरी में देखो, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है, वाह भाभी आपका अच्छा है, यहाँ जो हस्बैंड बोले वो ही सही, वो ही होगा, इंडिपेंडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। ओके, नाउ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के क्या फीचर्स होते हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। सी ऑब्वियसली सबसे पहला फीचर यही हो गया कि 2 या उससे अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ईच टायर, यानी टायर मतलब क्या होता है, लेवल, है ना, सीढ़ी, ठीक है। तो ईच लेवल हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। अब नोट दिस वर्ड केयरफुली। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जैसे पहले होता था ना कि भाई मराठास जो है वो इतने एरिया में रूल करते हैं, है ना, या फिर ज्यूरिसडिक्शन मतलब तुम्हारे कंट्रोल में कितना एरिया है जिसके बारे में तुम डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जैसे नगर निगम है, ठीक है, तो नगर निगम का ज्यूरिसडिक्शन का एरिया अगर तुम्हारा जो शहर है ना, तो वहाँ पे नगर निगम है, ठीक है। अब वो नगर निगम जो है, क्या वो तुम्हारे शहर के बाहर वाले शहर के बारे में डिसीजन ले सकता है क्या? नगर निगम तुम्हारे शहर का सिर्फ तुम्हारे ही शहर की सड़कों पे ध्यान देगा, सिर्फ तुम्हारे ही जो है शहर में डस्टबिन्स लगे कि नहीं उस पर ध्यान देगा, यानी इट्स एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज़ योर सिटी। बात समझ में आ रही है? जिला परिषद होता है, तो जिला परिषद का एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, एक जिला होगा जिसके अंदर अलग अलग शहर भी हैं, ठीक है। मान लो एक ज़िले में 5 शहर है, तो वो 5 शहर
में क्या चल रहा है और उसमें क्या करना है, क्या पैसा लगाना है, वो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन हुआ किसका, डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पंचायत परिषद का, ठीक है, जिला परिषद का। एक ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत का जुरिस्डिक्शन एरिया कभी उसके आसपास के शहर हो सकते हैं कि नहीं होंगे। ग्राम पंचायत का जुरिस्डिक्शन क्या हुआ, केवल वो गांव हुआ, ठीक है। वैसे ही स्टेट जो विधानसभा होती है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है किसी स्टेट की, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, सिर्फ स्टेट और उसकी बाउंड्रीज़ और उसके अंदर के लोग, समझ गए। उसके बाहर के लोगों के ऊपर के लिए निर्णय लेने का अधिकार स्टेट को नहीं है। और जो सेंटर है उसका जुरिस्डिक्शन एरिया क्या होगा, पूरा देश। बात समझ में आई जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है। सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटी ऑफ द जुरिस्डिक्शन, मतलब हमारा संविधान जो है वो हर एक लेवल की गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन का एरिया तय करता है और बताता है कि हर एक लेवल की गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं अपने जुरिस्डिक्शन में। बात समझ में आ गई। नाउ हाँ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलोन। बोथ द सेंटर एंड स्टेट शुड अग्री ऑन एनी मैटर, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, आप देखो बहुत ध्यान से समझना। मान लो कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो तुम्हारी बॉडी का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, सही है ना। लंग्स यहाँ पर हैं, है ना, मुंह यहाँ पर है, आँखें यहाँ पे हैं, ठीक है, हाथ यहाँ पे हैं, ये उंगलियाँ हैं, बराबर। ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, सही है ना। अब मान लो कि मैं अपनी हाथ की हड्डी को निकाल कर जो है अपनी शोल्डर की हड्डी में लगाने की कोशिश करूँ, यानी बहुत अजीब लगा है ना। मतलब मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर बॉडी का चेंज करना चाहती हूँ। क्या मैं चेंज कर सकती हूँ क्या इसको? नहीं कर सकती, अजीबोगरीब हो जाएगा, बराबर। मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो आँख यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, एक आँख यहाँ पे बस, दो आँख नहीं चाहिए। इट विल डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माई बॉडी, इजंट इट? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ढांचा, ठीक है, जिसको चेंज किया अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ मरोड़ हो जाएगा उसमें। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? जैसे फंडामेंटल राइट्स, क्या जो हमारे को अधिकार मिले हुए हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं क्या? हाँ, उसको हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि कोई अधिकार ऐड कर दिया जाए, जैसे अभी राइट टू प्राइवेसी ऐड हुआ है अभी। तो इस तरीके से हम राइट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो प्रियम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूँ कि फ़ला रिलीजन को देश का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दो, तो ये सेक्युलर वाले शब्द को गलत साबित कर देगा, यानी ये हाथ की हड्डी निकाल के यहाँ पे लगा दी, वो वाली बात हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ गए। सो अगर ऐसा कुछ भी तो अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना है, तो वो अकेला सेंटर डिसीजन नहीं ले सकता। सेंटर मतलब क्या? सेंटर कैसे काम करता है? संसद में बैठ के जो काम होता है ना, वो सेंटर काम करता है, समझ गए। तो सेंटर भी चेंज नहीं कर सकता अकेले, और अकेले कोई स्टेट तो कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि स्टेट का जुरिस्डिक्शन क्या है? केवल स्टेट की बाउंड्रीज़ है, तो पूरा देश तो आता ही नहीं है स्टेट के पास जुरिस्डिक्शन में। लेकिन सेंटर के पास तो पूरे देश का जुरिस्डिक्शन है, लेकिन वो अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, समझ गए।
अगर करने ऐसे करने लग गए तो हो गया फिर तो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालेंगे सबके सब। खैर, नाउ कोर्ट्स हैव द पावर टू डिसाइड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो अलग अलग लेवल्स हैं, सेंटर की क्या पावर्स होंगी, ठीक है, उनकी पावर्स में क्या एडिशन करना है, ठीक है। अभी कोरोना चल रहा है तो भाई इनको क्या एडिशनल पावर्स देनी है सेंटर को, ठीक है, स्टेट को क्या पावर्स होनी चाहिए, इसके बारे में डिसीजंस लेने का पावर होता है कोर्ट्स के पास। ठीक है, नाउ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल इज स्पेसिफाइड। ठीक है, यानी कि जो है रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू मतलब पैसा। ठीक है, तो कोई भी सरकार बिना पैसे के चल नहीं सकती, उनके पास कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है कि वो उस पर से तोड़ तोड़ के पैसे लगाएंगे देश के विकास के लिए। उनके पास पैसा कैसे आता है, सरकार के पास, सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, जो लोग हैं वो टैक्स भरते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हम खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है। कभी तुम अपना वो देखना, बिल देखना, ठीक है, बिल को देखोगे ना तो उस पर नीचे लिखा रहता है CGST लिखा रहता है और एक SGST लिखा रहता है। ठीक है, तो CGST मतलब सेंट्रल GST, GST टैक्स का नाम है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उस पर कुछ % टैक्स लगेगा। ठीक है, वो जो पैसा आएगा, मान लो कि तुमने 5 रुपये का पार्ले जी लिया, उस पर 1 रुपये का टैक्स है। ठीक है, 5 नहीं 10 रुपये का लिया मान लो, उस पर 2 रुपये का टैक्स लगा। 20% जो है तुमको टैक्स लग गया मान लो। ठीक है, पार्ले जी के ऊपर, 10 रुपये के पार्ले जी के ऊपर, तो तुमको 2 रुपये देने पड़े, है ना, यानी कि 2 रुपये जो है वो सरकार के पास जाएगा 10 में से। ठीक है, अब जो है 2 रुपये जो है उसका मान लो 20% में से 10% CGST, 10% SGST। ठीक है, तो यानी कि 1 रुपये CGST हो गया और 1 रुपये SGST हो गया, है ना, स्टेट के पास। तो मतलब कि सेंटर के पास वो पार्ले जी का 1 रुपया जाएगा और 1 रुपया स्टेट के पास जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सरकार के पास पैसा आता है। ठीक है, और फिर अगर आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनसे पूछना, उनका भी काफ़ी % टैक्स जो है कटता है इनकम में से। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स से सरकार के पास पैसा आता है। तो ये पूरे के पूरे नियम जो हैं ये बने हुए हैं, ये स्पेसिफाइड है कि स्टेट के पास पैसा कैसे आएगा। ठीक है, टैक्सेस के कौन कौन से तरीके से आएगा और सेंटर के पास कैसे आएगा। स्टेट के पास और भी बहुत सारे तरीक़ों से आता है। जैसे मान लो कि मुझे महाराष्ट्र से, हालांकि अब वो काफ़ी कुछ GST के कारण बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैक्सेस बंद हो गए हैं, लेकिन मैं तुमको बता देती हूँ। जैसे वैट टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें क्या होता था कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ बेचने जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरी जो चीज़ है ना, उस पर कुछ % टैक्स लग जाएगा, क्योंकि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रही हूँ, तो मेरी चीज़ महंगी हो जाएगी क्योंकि मैंने अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने जा रही हूँ। समझ गए? तो स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करने पर टैक्स लगता था। फिर तुमने देखा होगा कि जब तुम लोग कभी ऐसे कभी बस वगैरह से गए होगे या वैन से गए होगे या कार से गए होगे, तो रास्ते में जो हाईवे होता है ना, उस पर टोल नाका आता है। टोल नाका, वहाँ पे पैसे कलेक्ट करते हैं वो, है ना। तो वो पैसा क्यों कलेक्ट करते हैं कि वो टोल टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, और वो पैसा जो है वो सड़क बनवाने और इसके लिए यूज़ होता है। बहुत सारा भ्रष्टाचार हो जाता है वैसे। खैर, तो इस तरीके से पैसा सरकार के पास आता है, तो ये स्पेसिफाइड है। समझ में आ गई बात ना? क्योंकि अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अपने जुरिस्डिक्शन में काम कैसे करेगी। ठीक है, फिर स्टेट जो है वो लोअर लेवल की गवर्नमेंट्स को पैसा देती है, क्योंकि स्टेट कैसे काम करेगी। स्टेट भी तो जो लोअर लेवल की गवर्नमेंट्स है उसी के साथ उसके कारण ही तो वो काम कर पाएगी। करेक्ट? नाउ फेडरेशन ब्रिंग्स
ट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल्सो द यूनिटी टू लिव टुगेदर। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या करता है, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करता है कि हाँ भैया हम लोग जो हैं हम लोगों को यानी एक ईगो वाली बात नहीं आ पाती। ठीक है, कि सेंटर के पास एक सभी मैं सर्वे सर्वा हो गया, मैं सबसे ऊंचा हो गया। ठीक है, ये वाली बात नहीं आ पाती और एक ट्रस्ट के साथ हम रह पाते हैं कि हाँ भाई इस स्टेट्स की जिम्मेदारी स्टेट्स के पास है और सेंटर जो है वो देश के जो मुद्दे हैं उनको हैंडल करेगा। समझ में आ रही है? और आपस में जो पावर है उसको डिवाइड करके पीसफुली रहने की एक आदत डालती है ये जो फेडरलिज्म है। ठीक है, सो जो फेडरलिज्म है, ओके हम इंडिया की बात तो वैसे बाद में करेंगे, तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशंस क्या क्या होते हैं। तो फेडरलिज्म बहुत इजी भाषा में तुम समझ गए हो, पावर डिवीजन है ना। ओके, तो 2 तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, अब देखो कमिंग टुगेदर यानी अलग अलग देश थे, तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, देखो जैसे यूएसए है। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स आर यूनाइटेड है ना, एंड दे फॉर्म अमेरिका। मतलब जो अमेरिका है ना उसका मैप कभी तुम देखना, पता है ऐसे ऐसे डिवाइडेड है, बिल्कुल स्क्वायर। एक्चुअली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई सारे देश इंडिपेंडेंट देश हुआ करते थे। मतलब अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे अमेरिका की तो वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन उन सभी देशों ने क्या करा, आपस में एक साझेदारी की कि हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। ठीक है, एज अ यूनाइटेड सिंगल कंट्री। ठीक है, दो देवर इंडिपेंडेंट कंट्रीज अर्लियर देवर इंडिपेंडेंट कंट्री, उन लोगों ने एक यूनाइट किया अपने आप को और दे केम टुगेदर। ठीक है, एंड दे फॉर्म्ड अ कंट्री यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो क्या हो गया कमिंग टुगेदर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर मीन्स दे आर ऑलरेडी टुगेदर बट वी आर होल्डिंग। ठीक है, ये अलग अलग आपस में आए, ठीक है, इकट्ठा मिल गए। ठीक, जबकि वी वर ऑलरेडी टुगेदर एंड वी आर होल्डिंग ईच अदर टुगेदर। ठीक है, जबकि ये आर कमिंग टुगेदर। समझ गए? अब देखो होल्डिंग टुगेदर में क्या है, अ लार्ज कंट्री होल्ड्स इट्स एरियाज और स्टेट्स एंड डिवाइड्स पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। सबसे बड़ी एग्जाम्पल अपनी कंट्री वॉज ऑलवेज अखंड भारत मतलब एक्चुअली अखंड भारत में पहले अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान तो आता ही था। ठीक है, उसके बाद इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जो अभी है, ये पूरा पहले इंडिया हुआ करता था। लेकिन हमारी आज़ादी के बाद वो यानी भारत हुआ करता था, उस आज़ादी के बाद फिर अलग अलग देश हो गए। हालांकि वी हैव सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वी हैव बीन अखंड भारत खंड। तो वी वर ऑलरेडी टुगेदर, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से देश अलग हो गया। खैर वो ठीक है। तो जो इंडिया बचा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, इसमें जो स्टेट्स बने उसकी कहानी मैं तुमको बताऊंगी। तो जो स्टेट्स बने, ठीक है, क्योंकि आज़ाद होने के बाद भारत को ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज़ छोड़कर गए थे कि उसको पकड़ के रखना ज़रूरी था, वरना गृह युद्ध हो जाता जैसे श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, हम लोग आपस में लड़ भिड़ते, तो पकड़ के रखना था क्योंकि बिखर सकते थे। समझ गए? तो हम देखेंगे कि आगे हम लोग सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी। तो
हमने होल्ड किया सारे स्टेट्स को, है ना, बिखरने नहीं दिया, नहीं तो अलग अलग देश बन जाते। भारत में 50 देश बन जाते, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। जम्मू कश्मीर अलग देश बन जाता, इधर गुजरात अलग, मराठा राज्य अलग बन जाता, नीचे तमिलनाडु अलग बन जाता, इधर पंजाब अलग बन जाता, ऐसा हो जाता, ठीक है। बट वी हेल्ड देम टुगेदर, ठीक है। एंड व्हाट वी डिड, हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई और स्टेट्स को भी पावर्स दे दी। सो दिस इज होल्डिंग टुगेदर। नाउ सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक। होल्डिंग टुगेदर में एग्जाम्पल है इंडिया और बेल्जियम। बेल्जियम में भी हमने देखा कि कैसे उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज़ को होल्ड करके रखा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो मुन्नी है वो एक क्वेश्चन कर रही है, इफ़ फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग कंट्रीज व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्टेड इट। मैं नहीं, ये गलत है, आप खुद सोचो इस बारे में कि क्या जो फेडरलिज्म है क्या वो केवल छोटी कंट्रीज़ में वर्क करता है? नहीं, फेडरलिज्म इज़ अ कंसेप्ट। अब वो छोटी कंट्री अपना रही है या बड़ी कंट्री अपना रही है, इससे मतलब नहीं है। बड़ी कंट्रीज़ के लिए तो ये मतलब बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर छोटी कंट्रीज़ भी अपनाती हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें कोई क्यों बेल्जियम ने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि देखो अधिकतर छोटी कंट्रीज़ में तो नहीं है ना फेडरलिज्म। पाकिस्तान में देखो नहीं है, पाकिस्तान की बात क्यों कर रही हूँ यार मैं, खैर ठीक है। इधर देखो म्यांमार में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में नहीं है, भूटान में नहीं है, आई थिंक नेपाल में है शायद, नहीं नेपाल में नहीं है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में नहीं है, ठीक है। सो बेल्जियम ने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि वहाँ पे जो आइडेंटिटीज़ है उसका थोड़ा सा टकराव हो रहा था, थोड़ा सा, बट उन्होंने उसको सॉल्व कर लिया। सो इसलिए उन्होंने फेडरलिज्म अपनाया। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है? ऑल स्टेट्स जनरली हैव इक्वल पावर्स एज द सेंटर। कमिंग टुगेदर में देखो क्या होता है, जितने भी स्टेट्स होती हैं उनमें, तो देखो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, अधिकतर जो स्टेट्स होते हैं, है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, जो पहले कंट्रीज़ हुआ करती थी इंडिपेंडेंट, उनके पास, सभी के पास जनरली इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक है, जैसे सेंटर के पास होती है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं, हर एक स्टेट की उतनी पावर जितनी सेंटर की है ना। मतलब कि डिफेंस यानी कि सैनिक यानी जो आर्मी है उसके बारे में स्टेट्स भी उतनी डिसीजन ले सकते हैं जितना सेंटर, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। स्टेट्स कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट डिफेंस। ओके ओके ना, जबकि यहाँ होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर मोर पावरफुल देन स्टेट्स। हालांकि पावर्स डिवाइडेड ज़रूर होती है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल इन होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन, ठीक है। और डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पावर्स। कुछ तो ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे, आगे आएगा उसके बारे में, ठीक है। सो ये था कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बीच में डिफरेंस। अभी के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे। बाय।